गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल री स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी पढ़ रहे थे में भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे थे वो था अपना भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका भाग वन में हम लोग बहुत कुछ देखे थे। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कंपनी शासन पढ़ लिए थे, 1781 का अधिनियम भी पढ़ चुके थे और शायद हम लोग 1793 का चार्टर अधिनियम पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में 1813 का चार्टर अधिनियम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग भारत की संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूरा खत्म कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि मैं इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि एसएससी के जीके के लिए वो कहाँ से पढ़े। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसएससी के जीके के लिए मैंने कहाँ से तैयारी की थी। यूट्यूब पे कौन सा ऐसा चैनल है जिससे आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि मोस्ट प्रोबेबली सबके माइंड में आता है कि परमार सर, और ये बिल्कुल सही बात है कि परमार जो सीरीज़ है ना वो वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब सीरीज़ है। तो और भी मैं बताऊंगा कि मैं अपनी जीके की तैयारी कहाँ से करता था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम से। और आज का जो क्लास होगा ये हर एग्जामिनेशन को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार और यूपी में वैकेंसियों का भरमार लग गया है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो जो कोई भी अपना तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले हो, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या जिन चीज़ों की आप तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो पूरी तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो नोट्स है स्पेशली जो है मैंने टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स से लिया है और ये मेरा सब्सक्रिप्शन लिया हो, तो मैं अपनी तैयारी का श्रेय टेक्स्ट बुक पास प्रो की टीम और साथ ही साथ यूट्यूब के रिकमेंडेड चैनल्स को देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास को बंद किए हुए 1813 का चार्टर अधिनियम। और आज हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम, बिल्कुल धीरे धीरे और हर चीज़ को समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या था, क्या है ये चार्टर अधिनियम, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बारीकी से समझेंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम में दो मुख्य चीज़ होता है। पहला क्या होता है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने आई थी, उनकी जो व्यापार की जो सीमा है वो फिक्स कर दी गई कि अब वो सिर्फ चाय और चीन तक ही व्यापार करेंगे। इसके अलावा जो राजनीतिक और इकोनॉमिकल्स यानी आर्थिक चीज़ों में वो हस्तक्षेप करते थे वो धीरे धीरे बंद हो गया। कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। और ये पहला ही नियम है 1813 का चार्टर अधिनियम। वह दिन है जिस दिन भारत में सबसे पहले ईसाई मिशनरी भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। इससे पहले के अधिनियमों में हम लोग पढ़े हैं कि ईसाई मिशनरियों के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। तो 1813 का वो अधिनियम है जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। चौथा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम होता है 1813 के चार्टर अधिनियम में, वो क्या है, तो आपको पता है कि ब्रिटिश क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर के एजुकेशन थे उनको प्रमोट किया गया। साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे मुख्यतः 5 काम हुआ है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, तो चाय और चीन के साथ व्यापार किया गया। और आपको पता है कि 1793 के लास्ट में क्या हुआ था कि व्यापार को अगले 20 साल तक बढ़ा दिया गया था। और सेम काम इसमें एक और चीज़ होता है कि 20 साल के लिए फिर से ये जो व्यापार है उसका टाइमिंग 20 साल, अगले 20 साल के लिए भी बढ़ा दिया जाता है। और फिर 1833 से 1833 जब तक 1813 से 1833 जब तक अगला चार्टर अधिनियम नहीं होता है तब तक ये व्यापार को और भी बढ़ाया जाता है। और इस व्यापार में दो चीज़ों को फिक्स किया जाता है। पहला, चाय और चीन के साथ व्यापार करना। दूसरा, इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले ईसाई मिशनरी भी इसमें आते हैं। ब्रिटिश क्राउन का पूरा तरह से इस पर वर्चस्व हो जाता है। और अगला क्या है कि पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ स्थानीय सरकारों को कर लगाने यानी टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार दिया गया। तो ये 5 महत्वपूर्ण इसमें काम किए गए।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या था 1833 का चार्टर अधिनियम, क्या क्या काम किए गए, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ बारीकी से समझेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप हमारे वीडियो के साथ साथ लिखते भी चले, जिससे कि आपका एक प्रॉपर नोट्स भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन में तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग हर एक चीज़ को लेकर चले हैं। तो क्या क्या हुआ 1833 के चार्टर अधिनियम में, वो देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जैसा कि आपको पता है 1773, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, उस टाइम में क्या हुआ था कि भारत में सबसे पहले बंगाल में क्या बनाया गया था, बंगाल में एक गवर्नर जनरल की पद घोषित की गई थी। लेकिन अब जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल का जो पद था, इसका नाम बदल दिया गया और अब ये बंगाल का जनरल जो है वो चेंज होकर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और भारत के सबसे पहले, अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो आपको पता होगा कि भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और जब हम लोग वायसराय वाले सेक्शंस को देखेंगे तो उसमें हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किन वायसराय ने कौन कौन सी काम की है, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या किया गया था, वो हम लोग जब वायसराय का एक सेक्शन पढ़ेंगे उसमें उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नर जनरल की जो परिषद के हाथों में केंद्रीकृत विधायी शक्ति, यानी अब यहाँ पे उनको विधायी शक्ति मिल जाती है। क्या होती है विधायी शक्ति, जब हम लोग विधायी शक्ति के बारे में, जैसे विधायी शक्ति और एक कार्य शक्ति, एक होता है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन अभी हम लोग उसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे। जब हमारे वीडियो, जब खास करके कार्य प्रणाली के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि विधायी शक्ति क्या होता है और कार्यकारी शक्ति क्या होता है। तीसरा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक भूमि को समाप्त करके उसे एक प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया। यानी कि जो कर वसूली वाला जो काम था ना, उसे अब एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, यानी एडमिनिस्ट्रेशनल बना दिया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतिस्पर्धा का प्रावधान किया गया, जिससे भारतीयों को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति मिली, लेकिन विपक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। सबसे पहला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल सेवाओं के लिए जो खुली प्रतिस्पर्धा था उसका प्रावधान कब जारी किया गया, तो आप 1833 का अधिनियम याद रखेंगे कि ये वह दिन था जिस दिन भारत में सिविल सेवाओं में जो ओपन कंपटीशन होता है, यानी खुली स्पर्धा के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया। लेकिन जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम। और क्या था 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 में क्या क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1833 के बाद फिर से जो है ना 20 साल के लिए, अगले फिर 20 साल के लिए व्यापार को बढ़ाया गया। यानी कंपनी 1833 पहले आती है 1793 में, 1793 से 20 साल बढ़ाया गया। 1813 में चार्टर अधिनियम आया। फिर 1833 में आपको पता है चीन और चाय पर व्यापार के लिए सीमित किया गया। फिर 1833 से 1853 में वो पहुंच जाती है। और 1853 में क्या क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी के विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि शुरुआत में क्या होता था कि एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर एक साथ काम करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ना इनको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया। अब दोनों की जो विभाग है, दोनों के जो विभाग है उसमें क्या किया गया, उनकी कार्य प्रणाली को, यानी जो विधायिका का काम है कानून बनाने का काम अलग करेंगे और उस कानून को पालन कैसे करना है तो दोनों के लिए अलग अलग परिषद होने लगे। अब ये परिषद का काम क्या था वो देखेंगे। एक विधान परिषद की स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पे एक विधान परिषद की स्थापना की जाती है जो एक लघु संसद के रूप में कार्य करती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में एक संसद है जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो उस टाइम में क्या था कि कंपनी दो चीज़ों पे काम करती थी। एक का काम था कानून को बनाना, दूसरा का कानून को फॉलो करना। तो अब यहाँ पे एक विधान परिषद की नियुक्ति की जाती है, स्थापना की जाती है, जिसे लघु संसद यानी मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाने लगा। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारतीय सिविल सर्विस, जिसे ICS भी कहा जाता है, भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता जिसमें भारतीयों को परीक्षा के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी गई। ये वह दिन था और अक्सर 1853 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे कि 1853
बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें क्या होता है कि ICS की जो परीक्षा होती है, इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है, उसमें खुली प्रतियोगिता होने लगी, ओपन कंपटीशन होने लगा, जिसमें भारतीयों को परीक्षा के माध्यम से अगर वो ICS के पद पे नियुक्त होना चाहते हैं या ICS के रूप में सेवा देना चाहते हैं ब्रिटिश सरकार में, तो वो ICS की एग्ज़ाम को पास करके भारतीय सिविल सेवा के तहत योगदान दे सकते हैं और ब्रिटिश प्रशासनिक इकाई का अंग बन सकते हैं। पहली बार कंपनी का शासन बिना किसी निश्चित अवधि के बढ़ा दिया गया, जो अनिश्चित काल शासन तक संकेत था। मतलब अब क्या हुआ कि शुरुआत में आप देखिए 1793 से 20 साल बढ़ाया गया, फिर 1813 से 20 साल बढ़ाया गया, 1833 से फिर 20 साल बढ़ाया गया। लेकिन 1853 में क्या होता है कि जो कंपनी का शासन होता है उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं कहा गया कि किस टाइम तक, 20 साल या 10 साल, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं था, उसे अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। विधान परिषदों में साथ में क्या होता है कि विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ हो गया। यानी अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी लोकल लोग थे वो इसमें अब विधान परिषद का हिस्सा बन सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ होता है, यानी स्थानीय लोग अब क्या करेंगे, विधान परिषद का हिस्सा बनेंगे। और विधान परिषद का हिस्सा बनने के लिए किन किन क्षेत्रों से सदस्य चुन के आते थे वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे वो हम लोग देखेंगे। मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा से मनोनीत किए गए। यानी जो लोग भी स्थानीय प्रतिनिधित्व करते थे वो 4 जगह से चुन के लाए गए। कहाँ कहाँ? मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा। यानी ये 4 ऐसे जगह थे जहाँ के लोकल लोग जो है विधान परिषद का एक हिस्सा बनने लगे। नेक्स्ट है क्राउन रूल। और क्राउन रूल क्यों आता है आपको पता है, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आती है और 1857, आपको याद होगा, ये डेट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 1857 ये वह दिन था जिस दिन सिपाही विद्रोह किया गया था। और सिपाही विद्रोह के कारण, चूंकि सिपाही विद्रोह इसलिए हुआ था कि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आई थी व्यापार के दृष्टिकोण से, पहले वो व्यापार की धीरे धीरे वो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बदल गई, फिर वो भारत पे राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह से हस्तक्षेप करने लगी। दूसरा क्या हुआ था कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो क्राउन रूल के अधीन काम करना था उनको, लेकिन वो क्या कि वो भ्रष्ट हो चुके थे और वो वहाँ के लोकल लोगों से रिश्वत लेने लगे थे। तो इसी तरह का चीज़ों को देखकर सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसे 1857 का सिपाही विद्रोह करते होता है। और इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन थी, यानी जो ब्रिटिश की रानी थी, उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा अपना जो है वर्चस्व, यानी आप बोल सकते हैं कि सीधा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और तब से भारत में जब तक हमारा देश पूर्णतः रूप से आज़ाद नहीं हुआ, यानी पूर्ण रूप से जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक हमारे भारत पे क्राउन रूल चलता रहा। और क्या है क्राउन रूल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्राउन रूल्स को हम लोग 2 चीज़ों में बांटते हैं। पहला होता है इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे ICA भी कहा जाता है, और दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और आपको पता है कि अक्सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे चीज़ हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, जो हम अपने वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहला अधिनियम जो हम लोग पढ़ेंगे वो है भारत सरकार अधिनियम, जिसे ICA एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 कहते हैं। और ये क्या है, पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने आई थी, तो अब भारत में पूरी तरह से कंपनी खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, यानी सारा पावर जो है वो क्राउन के अंदर चला गया। अब क्राउन जो है वो भारत पे शासन करने लगी। इससे पहले किसका शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन अब वो पूर्णतः खत्म हो गई है। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जनरल आते हैं और लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स 1773 में बनते हैं। उसके बाद आपने देखा कि 1853 में क्या होता है, तो आपको पता है कि 1853 में जो है 1853 में नहीं, 1833 में आपको भारत का जो है वो गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, किसे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। और सबसे पहले जो वायसराय की नियुक्ति होती है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायसराय का पद कब सृजित किया गया, तो आपको पता होगा कि वायसराय का जो पद है सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया।
और ये किसको किया गया, तो जो गवर्नर जनरल का जो पद था, जो 1833 ईस्वी में गवर्नर जनरल का, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल के जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब गवर्नर जनरल को बन के एक नया पद बनाया गया और जिसे भारत का वायसराय कहा गया। भारत के लिए सचिव राज्य का कार्यालय बनाया गया, एक सचिव होने लगे। अब वो जो भारतीय मामलों के उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य था। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेज सरकार कितना दुष्ट है, सॉरी, लेकिन ये दुष्टता ही है उनकी। अगर वो दुष्टता नहीं होता तो उनका क्या सोच था कि भारत के लिए एक सचिव चुना जाएगा, ठीक है, सचिव का कार्यालय बना दिया है कि यहाँ सचिव साहब बैठेंगे और वो काम करेंगे। लेकिन इन सचिव का कार्य प्रणाली क्या था कि ये भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे। अब भारत में जो कुछ भी मामला है वो सचिव बताएंगे, लेकिन सचिव चुन के कहाँ से आएंगे भैया, तो ब्रिटिश कैबिनेट से। अब ये बहुत बड़ा घोटाला था। तो यहाँ पे जो विपक्षी दल के नेता थे वो ये सोचने लगे कि भारत के मामलों को कोई विदेशी कैसे बता सकता है, कोई भी विदेशी हमारे देश के मामलों को कैसे बेहतर बता सकता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट था जो धीरे धीरे रिवॉल्ट यानी कि जो क्रांति हुई, इसका मेन रीज़न यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो हमेशा देश पर शासन करने लगे। और देखिए कि जिस तरह से विद्रोह हो रहा है, तो विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक भारतीयों के लिए थोड़ा सा लोभ प्रकट करें कि हम भारत का मामला जो है ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखेंगे, यानी सॉरी क्राउन के सामने रखेंगे। और क्राउन जो है वो भारतीय के मामलों को देखेगी कि भारत के लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे ऐसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि जो हमारी मामला है, जो हमारी दिक्कतें हैं, वो एक भारतीय से बेहतर कैसे बता सकता है। तो इसके सदस्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश परिषद से चुन के आते थे, जो एक खटकने वाला चीज़ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो धीरे धीरे मैं इसको जो अपनी थोड़ी सी हेजिटेशन है ना उसको और भी इम्प्रूव करूँगा। तो वीडियो पसंद है, आप कंटेंट पढ़िएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और होप कि आपको धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिलेगा। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। अब जो सचिव बनेंगे, तो सचिव आपको पता है कि जैसे हमारा कैबिनेट होता है जैसे हमारे मोदी जी की अगर बात करें तो मोदी जी के चारों तरफ कितने होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को असिस्ट करते हैं कि नहीं महाराज ऐसे ऐसे काम करना है, ये मामला है, फाइनेंस के ऐसे मामला है, जैसे निर्मला सीतारमन, तो हर जैसे निर्मला सीतारमन हो गए, राजनाथ सिंह, तो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं कि सर यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं, आपको इस सभी दिक्कतों को देखना है। तो अब क्या था कि जो भारत के लिए सचिव चुना गया, तो सचिव हर जगह जा जा के तो सारे मामलों को नहीं देख सकते थे, तो वहाँ पे उनको असिस्ट करने के लिए, सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। यानी ये 15 जो सदस्य थे वो राज्य सचिव के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे, जिनका काम था कि राज्य सचिव को असिस्ट करें कि भारत के मामलों को कैसे उनको निपटारा करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे रिजॉल्व करना है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरी सरकार प्रणाली कब समाप्त की गई। तो दोहरी सरकार प्रणाली, जैसे आपको पता है कि शुरुआत में क्या हुआ था, एक बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर, तो वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तथा नियंत्रण की ताज के अधीन केंद्रीकृत कर दिया गया। अब क्या था कि जो भी नियंत्रण होगा, जो भी कंट्रोल होगा, तो कंट्रोल किसके पास गया भैया, तो कंट्रोल चला जाता है सीधे सीधे क्राउन के पास, यानी जो महारानी होंगी ना, अब वो देखेंगे कि भैया मामला क्या चल रहा है। अब उन जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था कि आप जो भी करेंगे उसका रिपोर्ट आप क्राउन को देंगे, तो अब क्या था, सीधा सीधा क्राउन रूल हो गया था। अब क्राउन को सब कुछ पता चल रहा था, जो भी वहाँ पे घटना हो रहा था, क्योंकि क्राउन के अंतर्गत काम करने वाले सचिव थे, क्राउन के अंदर काम करने वाला वायसराय थे, जो डायरेक्ट एक तरह से आप बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग का काम कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ख़त्म हो चुका था। अब डायरेक्ट क्राउन को सब कुछ पता चलता था और क्राउन बताती थी कि यहाँ पे ये करना, और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे शासन प्रणाली चल रही थी। अगला हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और इसमें क्या क्या हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। विधान परिषदों में भारतीयों को सम्मिलित करना आरंभ किया गया। सबसे पहले विधान परिषद में, अब इससे पहले हम लोग देखे थे 1858 में क्या हुआ था कि एक विधान परिषद की नियुक्ति की गई, राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, राज्य सचिव को असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाया गया। लेकिन वो सदस्य परिषद कहाँ के थे भैया, वो राज्य सचिव भी ब्रिटिश से चुन के आते थे, और जो सचिव को असिस्ट करने वाले लोग थे वो ब्रिटिश मूल के थे। लेकिन सबसे पहला, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला विधान परिषद में भारतीयों को कब
सम्मिलित किया गया? तो भारतीय लोगों को सबसे पहले सम्मिलित किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। वायसराय द्वारा विधान परिषद में मनोनीत प्रथम 3 भारतीय थे। और जो हमारे वायसराय, जो हमारा देखिए सबसे पहले कैसे कैसे चेंज होता है देखना, एक बार मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, फिर वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, फिर एक वायसराय का पद आता है, और अब वायसराय के बाद क्या होता है, ये जो वायसराय होते हैं वो विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य बनाते हैं। और वो सदस्य कहाँ कहाँ से चुन के आते हैं, तो सबसे पहले बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज, और तीसरा जो था अपना सर दिनकर राव था। यानी ये 3 लोग थे। यानी अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम 3 भारतीय विधान परिषद में चुने गए सदस्य कौन कौन थे, तो एक बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराज, और तीसरा सर दिनकर राव। यानी ये 3 व्यक्ति थे जो सबसे पहले विधान परिषद में सम्मिलित हुए थे, जिसे मनोनीत किया गया था। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि गैर आधिकारिक भारतीय सदस्यों को विधान परिषद में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। यानी जो गैर आधिकारिक थे, जो भारत के सदस्य नहीं थे, उनको भी विधान परिषद में सम्मिलित होने की, जिसको आप एंग्लो इंडियन भी कहते हैं, अक्सर कहा जाता है ना। और हमारे लोकसभा और विधानसभा में भी ऐसे कुछ प्रावधान है जिसमें एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1858 के बाद 1861 वो दिन था जहाँ पे सबसे पहले गैर आधिकारिक भारतीय, जिसे एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है सॉरी, तो एंग्लो इंडियन को सबसे पहले शामिल कब किया जाता है, तो यहाँ पे 1861 अधिनियम में एंग्लो इंडियन को भी शामिल किया जाता है। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की जो पहल थी वो भी इसमें शुरू की जाती है। दूसरा क्या होता है, बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियाँ बहाल की गई। अब क्या था कि पहले आपको पता है कि एक जो प्रोविंशियल था, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों एक में था, लेकिन अब क्या किया गया, डिसेंट्रलाइज किया गया। बम्बई और मद्रास का विधायी शक्ति जो है वो बहाल किया गया। अब इसकी जो विधायी शक्ति है वो अलग होगी, इसका जो कानून व्यवस्था है वो अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण भी सबसे पहले यहाँ पे होता है। अगला क्या है, वायसराय को अधिक कुशल शासन के लिए नियम बनाने और आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी सबसे पहले ऑर्डिनेंस, जिसको अध्यादेश भी कहते हैं, तो ऑर्डिनेंस, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस जारी करने का सबसे पहला अधिकार कब मिलता है, वायसराय को 1861 के अधिनियम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। अभी हम लोग ICA एक्ट ही पढ़ रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ही पढ़ रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा देख लो, हाँ ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। 1861 में क्या होता है, गैर सरकारी सदस्य को शामिल किया जाता है और यहाँ पे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है। दूसरा, बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे दूसरा काम क्या होता है कि जो भी बजट आएगा उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, साथ ही साथ कार्यपालिका से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इस बजट में क्या है, ऐसा क्या है, जैसा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। कि बजट जो भी आता है, जैसे हमारी निर्मला सीतारमन बजट पेश करती हैं, तो आम पब्लिक उनसे पूछते ही नहीं है, क्योंकि वो पूछने, लेकिन यहाँ पे क्या था कि भैया आप बजट पे पूछ सकते हैं कि कैसे, लेकिन वो इतना अच्छा से एक्सप्लेन करती है ना कि हम लोग को समझ में आ जाता है। ओवरऑल देखिए हम बजट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, जैसे मैं पढ़ूंगा तो नॉलेज इन्हांस करेगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे ही डिस्कस करते हैं कि बजट पे चर्चा करने का अधिकार मिला और कार्यपालिका से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो आप पूछने का अधिकार रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं या जो भी अधिकारी होते हैं वो पूर्णतः रूप से पब्लिक के प्रति जिम्मेवार होते हैं। यानी बोल सकते हैं कि लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या फिर आपके मिनिस्टर होते हैं, उन्हें जवाब देने का हक होता है कि भैया हम पूछ सकते हैं।
बट इतना पूछने का टाइम कहाँ होता है, आपको भी पता है, और वो पूछने देते कहाँ है। तो ये सब तो अलग की बात है, हमें वी आर नॉट गोइंग थ्रू पॉलिटिक्स, और हमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है। जिला बोर्डों, विश्वविद्यालयों और व्यापार संघों द्वारा सदस्यों के नामांकन की अनुमति दी गई। अब देखो, जिला का जो बोर्ड होगा, विश्वविद्यालय होगा और व्यापार संघ होगा, यहाँ पे ना सदस्यों की नामांकन होगी कि कौन से संघ में कौन से सदस्य होंगे। जैसे आजकल आपको पता होगा कि हर जगह जैसे टेम्पो यूनियन होता है, मजदूर यूनियन होता है, उसी तरह से ना बोर्ड्स में, विश्वविद्यालय में सदस्यों की नामांकन होंगे। जैसे विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहाँ पे वीसी वगैरह होते हैं, कुलपति वगैरह होते हैं, तो उनमें कौन से सदस्य होंगे उनकी नामांकन शुरू होने लगी। जैसे इलेक्शन के लिए नामांकन किया जाता है, उसी तरह से ऐसे सदस्यों के लिए नामांकन होने लगा। अब शुरू होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जामिनेशन। दो काम होती है यहाँ पे, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इससे पहले विधान परिषद बनता है, अब यहाँ क्या किया गया, विधान परिषद की जो लिमिटेशन थी, जो दायरा था, उसे पूर्णतः रूप से फैलाया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पृथक निर्वाचन का जो अवधारणा है, सबसे पहले कहाँ शुरुआत किया गया, यानी किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी कि उनके लिए एक अलग इलेक्शन होगा। तो वो होता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार होता है, जिसमें मुसलमानों के हित में पृथक निर्वाचन की प्रणाली को जारी की जाती है, जिससे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट अपने पास क्या होता है कि भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। इससे पहले देखिए, विधायिका में तो उन्हें शामिल कर दिया गया था, लेकिन कार्यकारी यानी जो कार्य प्रणाली है उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था। तो अब ये 1909 में क्या होता है कि भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में, यानी जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ पे सम्मिलित होने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1909, जिसे मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या हुआ, तो जो द्वैध शासन को बंद किया गया था उसे फिर से लागू किया गया। विषय को हस्तांतरित भारतीय मंत्रियों द्वारा नियंत्रित और आरक्षित ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियंत्रित में विभाजित किया गया। अब देखिए, द्वैध शासन लागू होता है, विषय को हस्तांतरित जो भारतीय मंत्रियों द्वारा, एक था यहाँ पे दो चीज़ किया गया कि जो विषय हस्तांतरित रूप से होंगे उसे भारतीय मंत्री जो है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो आरक्षित है वो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होगा। यानी जो भी मामला जो है रिजर्व में रखा गया उस पर कंट्रोल किसका होगा, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के होंगे। लेकिन जो हस्तांतरित है, जिस पे चर्चा करना है, तो वहाँ पे ब्रिटिश जो भारत के जो मंत्री होंगे वो उस पर कंट्रोल करेंगे। बंगाल और मद्रास जैसे प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिसे विधान परिषद और विधानसभा भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे द्विसदन बनने लगे, द्विसदन की व्यवस्था जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम यहाँ होता है वो है सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जैसा कि आपको पता है कि गैर अधिकारी भारतीयों को शामिल किया गया, यहाँ पे सिख समुदाय और भारतीय ईसाई को भी उनके साथ में शामिल किया जाता है। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिनियम हमारे पॉलिटिक्स में होते हैं वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, और अक्सर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक मिनट तो सब चार्ज कर। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या होता है, तो सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया गया। राज्यपालों को प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था। अब प्रांतीय विधानसभा क्या होता है, तो बहुत छोटे छोटे प्रांत, जैसे प्रोविंशियल स्टेट से जो कोई भी चुन के आते थे, तो अब उनके सदस्यों या वहाँ से जो, जैसे प्रोविंशियल तौर पे, जैसे कि अपने कार्य क्षेत्र छोटे छोटे प्रांतों से जो चुनकर मंत्री आएंगे, उनकी सलाह पे राज्यपाल को काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया जाता है, यानी जो प्रांतीय लेवल पे जो अधिकारी होंगे, जो प्रांतीय लेवल पे मिनिस्टर होंगे, वो असिस्ट करेंगे गवर्नर जी को कि भैया हमारे क्षेत्र में ये चीज़ नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो ये वहाँ सबसे पहला जो है प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ किया जाता है 1935 में। दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कई प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इससे पहले
विधायिका स्थापित नहीं की गई थी। इससे पहले क्या हुआ स्थापित हुआ था, 1 मिनट मैं आपको बता दूं। विधान परिषद का विस्तार हुआ था और यहाँ पे अब क्या होता है दूसरा कि द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की जाती है, यानी 2 सदन हो जाएंगे। अब कौन कौन से सदन होंगे वो आपको अच्छी तरह से पता है सॉरी, विधान परिषद और विधानसभा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। देखिए धीरे धीरे हमारे संविधान में धीरे धीरे जैसे जैसे एक्ट आ रहे हैं वैसे वैसे सुधार हो रहा है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का किया जाता है। अब देखिए मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन था वो कब किया गया था, तो आपको पता है 1909 में किया गया था। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति के महिलाओं और श्रमिकों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया कि ये लोग भी अपना प्रतिनिधि दे सकते हैं। इसीलिए आपको पता है कि हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह चुन के आते हैं उसमें हर धर्म के, हर जाति के लोग होते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला जो चीज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई, जिसे हम लोग स्टेट पीसीएस कहते हैं। तो सबसे पहले पीसीएस का प्रावधान या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और संघीय न्यायालय यानी यूनियन स्तर पे जो हमारा कोर्ट होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, तो अब ये 2 स्तर पे काम करेगी। पहला संघ स्तर पे, दूसरा प्रांत में। जैसे कि आपको पता है कि पटना के बारे में अगर आप देखोगे बिहार स्टेट में, तो बिहार में एक हाई कोर्ट है और अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट है। तो सबसे पहले संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक और में लोक सेवा आयोगों, मतलब कि ये जो है पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि आपको पता है कि आईसीएस द्वारा हम लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो इसी तरह से डीएसपी, डीएम, एसडीएम जैसे पद होते हैं, तो वो लोक सेवा आयोग यानी हर स्टेट अपने आला अधिकारी अपने आला अधिकारी को बनाने के लिए वो एक कंपटीशन का एग्ज़ाम करता है जिसे लोक सेवा, जिसे पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, लोक सर्विस सेवा आयोग कहा जाता है। तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वो कब की जाती है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 में 3 चीज़ होता है, प्रांत में द्विसदनीय विधायिका, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और सबसे पहला चीज़ क्या होता है, तो यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की जाती है, यानी प्रांत के जो लोग चुनकर आएंगे वो अब गवर्नर को असिस्ट करेंगे किस तरह से काम करना है, उनका सलाह उनको मानना पड़ेगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947। ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है, फाइनली हमारा देश पूर्ण रूप से ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद हो जाता है और हम पूर्ण रूप से स्वराज ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र होता है तो हमारा देश 2 खंडों में बढ़ जाता है, जिसे भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। वायसराय के पद को अब यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता था, संबंधित डोमिनियन मामलों द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती है। पुनः गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो शुरू की जाती है। संविधान सभाओं को अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया कि अब भैया जो भी अब देश हैं, चाहे भारत हो या पाकिस्तान होंगे, तो अब ये अपना संविधान बना सकते हैं कि आपको किस तरह अपनी शासन व्यवस्था को चलानी है, अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कैसे चलानी है। रियासतों को भारत पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वतंत्र होने का विकल्प दिया गया। अब भैया जो भी प्रोविंशियल स्टेट पे लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हैदराबाद हो, जो भी यहाँ मिलना चाहते हैं, जिस देश के साथ मिलना चाहते हैं, सिक्किम हो, गंगटोक हो, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में टोटल 28 स्टेट है, तो ये किससे मिलना चाहते हैं ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में नए चैप्टर्स के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही होता है, और आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कमी दिखे तो प्लीज़ बताइए, हम उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में अगले चैप्टर के साथ। इसी जोश के साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और बहुत सारे एग्ज़ाम का फॉर्म आने वाला है। तो तब तक के लिए सबको गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक।